Good morning, Gulshan. Good morning, Robin. चलिए guys, so let's start the fourth lecture of sets. Last lecture में we talked about universal set and operations on set, है ना? Operations on set में हमने union, intersection, difference, symmetric difference, complement ये सब चीजें देखी थी. मैंने कल रात में आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस भेजे थे, 15 मिनट का क्वेश्चन था वो. तो पहले एक बार उसका डिस्कशन कर लेते हैं. तो ये क्वेश्चन मैंने आप लोगों को कल ग्रुप पे भेजा था. कितने लोगों ने सॉल्व किया है? प्लीज रेज योर हैंड. आप में से कितने लोगों ने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट किया है? प्लीज रेज योर हैंड. आप में से कितने लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है? सो वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लोग हैं अभी. बाकी लोगों ने क्या किया है? आदित्य, आयुष, मानस, प्रफुल्ल, रॉबिन, शिवम, नीरज. शिवम ने किया है, ठीक है. आदित्य, आयुष, मानस, नीरज, प्रफुल्ल, रॉबिन. What happened to you guys? चलो अभी हम डाउट डिस्कशन करेंगे. सो जिन जिन लोगों ने होमवर्क नहीं किया है प्लीज वो डाउट के दौरान इंटरफेयर ना करें. जब टॉपिक शुरू होगा तो आप इन्वॉल्वमेंट दिखाइएगा, ठीक है, बिकॉज अभी डाउट डिस्कशन चलेगा. आदित्य, आपने रात को नहीं देखा, सुबह उठ के तो देखा होगा ना. और 15 मिनट 10 मिनट नहीं निकाल पा रहे हो. दैट इज द पॉइंट. चलिए, so let's start the discussion. Please let me know on this slide we have questions from 1 to 6. Where are you finding difficulties? We have questions from 1 to 6. Where are you finding difficulty? Please let me know in the chat box. 2 and 3. 2 को हम थोड़ी देर के लिए अवॉइड करते हैं बिकॉज 2 पे एक कॉन्सेप्ट मेरे को डिस्कस करना है, ठीक है. तो इस जस्ट क्वेश्चंस के बाद ही मैंने नेक्स्ट स्लाइड में रखा है, ये कॉन्सेप्ट रखा है, उसके ऊपर फिर हम इस क्वेश्चन पे वापस आ जाएंगे, ठीक है. तो जस्ट वेट फॉर अ फ्यू मिनट्स फॉर क्वेश्चन नंबर 2. मीनवाइल क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं. बहुत लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 में है. 3 में लिखा हुआ है number of elements in universal set is 28, number of elements in set A is 14, number of elements in A intersection B is 10 और B का कॉम्प्लीमेंट, राइट. तो मैं 3 को यहीं पे सॉल्व करता हूं गाइस. सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले B का कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? कौन बताना चाहेगा B का कॉम्प्लीमेंट? पहले तो सबका हैंड डाउन कर देता हूं. कौन बताना चाहेगा बी का कॉम्प्लीमेंट? उज्जवल ने हैंड रेस किया. जी उज्जवल बताइए. सर u माइनस बी. एग्जैक्टली. सो बी का कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट में से बी के एलिमेंट को छोड़ देंगे तो बाकी जो एलिमेंट्स होंगे वो बी कॉम्प्लीमेंट में आते हैं. तो उस हिसाब से अगर हम n ऑफ बी डैश की बात करें तो दैट विल बी n ऑफ u माइनस n ऑफ b, ठीक है. अच्छा, n ऑफ b डैश हमको क्वेश्चन में 22 दिया हुआ है. n ऑफ u की वैल्यू 28 है, 28 क्वेश्चन ने दे रखी है. और n ऑफ b हमको यहां से पता चल जाएगा. तो यहां से हमको n ऑफ b की वैल्यू पता चल गई कितनी? 28 माइनस 22 6. उसके बाद नेक्स्ट a इंटरसेक्शन b. कौन बताना चाहेगा a इंटरसेक्शन b के बारे में? उज्जवल ने हैंड रेस किया, बट उसके अलावा कौन बताना चाहेगा? A इंटरसेक्शन B का मतलब क्या होता है? अमन ने हैंड रेस किया है. नेक्स्ट. यस अमन बताओ. सर कॉमन इन A and B. एग्जैक्टली. All common elements. कॉमन एलिमेंट इन A and B, राइट. तो एक फॉर्मूला था
आप में से कितने लोगों ने इस फॉर्मूले को देखा है? A यूनियन B इज इक्वल टू n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B। अगर नहीं देखा है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आगे मैंने स्लाइड्स रखे हैं इसके ऊपर वैसे, ठीक है, आगे मैंने स्लाइड्स रखे हुए हैं। तो अगर अब इस इक्वेशन में देखोगे, क्वेश्चन में हमको क्या फाइंड आउट करना है? n ऑफ A यूनियन B फाइंड आउट करना है। तो हमने सोचा कि व्हाट इज द फॉर्मूला दैट इन्वॉल्व्स n ऑफ A यूनियन B। तो उस फॉर्मूला में स्टूडेंट्स हमने देखा कि A यूनियन B तो एक्चुअली A प्लस B माइनस A इंटरसेक्शन B होता है। तो अब हम वैल्यूज को सीधा पुट करेंगे, ये तो मुझे फाइंड आउट करना था। n ऑफ A क्वेश्चन में देखिए 14 दे रखा है, n ऑफ B देखिए क्वेश्चन में 6 दे रखा है, एंड n ऑफ A इंटरसेक्शन B भी क्वेश्चन में दे रखा है 10। तो उस हिसाब से 14 प्लस 6 हो गया 20 एंड 20 माइनस 10 हो गया 10। तो फाइनली इस क्वेश्चन का आंसर बन गया 10। गेटिंग दिस? जिन जिन लोगों को क्वेश्चन नंबर 3 में डाउट था, जी शुभम हैंड रेस किया, पूछना है कुछ? सर आप पूछ रहे थे कि कौन बताएगा, इसलिए हैंड रेस अच्छा किए थे। ठीक है। अमन आपका हैंड रेस है, कुछ पूछना है क्या? यस सर। बताइए। सर उसमें क्वेश्चन में है n इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 10, मतलब A और B में 10 एलिमेंट्स कॉमन है। हाँ। लेकिन B में सिर्फ 6 एलिमेंट है, तो दोनों में 10 एलिमेंट कॉमन कैसे हो गया? सही बात है सर यही मेरा क्वेश्चन का डाउट था। क्वेश्चन में तो गलती है थोड़ी सी। ओके सो गाइस, थोड़ा सा क्वेश्चन में एरर है यहाँ पे। पॉइंट है जो बहुत सही पॉइंट है कि अगर B में 6 एलिमेंट है तो A इंटरसेक्शन B में 10 एलिमेंट के तो चांसेस नहीं बनते। तो एक काम करते हैं, क्वेश्चन को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देते हैं और इसको बना देते हैं 5। इसको 10 की जगह बना देते हैं 5। ठीक है, हो जाएगा अब। सो 14 प्लस 6 माइनस 5 हो गया 20 माइनस 5 15। I hope this is clear to everyone now. Vikas, Shivam, Mrigang, is this clear now? आप लोगों के डाउट से अमन, क्वेश्चन नंबर 3 आई थिंक अब क्लियर हो गया आपका भी। Can I move forward? आगे बढ़ो फिर। चलो ठीक है, ग्रेट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। यहां पे किसको दिक्कत हुई है बताइए? हर्ष कह रहा है नो प्रॉब्लम, शिवम कह रहा है नो प्रॉब्लम। एनी प्रॉब्लम एनीवन? क्वेश्चन नंबर 7 आपको 3 चीजें निकालनी थी हर जगह पे, यूनियन, इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस। शुभम कह रहा है, उज्जवल कह रहा है नो प्रॉब्लम, बहुत अच्छी बात है। क्लियर है? परफेक्ट, वेरी गुड। ठीक है, फिर लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। अगर यहाँ पे कोई डाउट नहीं है तो, है ना, टाइम स्पेंड नहीं करेंगे फिर इसके डिस्कशन पे। चलो, सो आज की क्लास में अब जो हम आगे करने वाले, दे विल बी इन्वॉल्विंग क्वेश्चंस। किस टाइप के क्वेश्चंस? सो मेनली विथ रेस्पेक्ट टू जेईई जिस टाइप के क्वेश्चन आए, मैंने इनफैक्ट सेशन के एंड में कुछ रिसेंट 2019 में जो क्वेश्चन आया था सेट्स के ऊपर, उसको भी यहाँ पे रखा हुआ है। तो देखते हैं कि हम वहां तक अभी पहुंच पाते हैं या नहीं। साथ ही साथ अभी ना यहाँ पे आपको सबसे पहले 1-2 चीजों में बहुत कंफर्टेबल होना पड़ेगा। पहले तो सारे जो कॉन्सेप्ट अभी तक हमने देखे, चाहे वो टाइप्स ऑफ सेट हो, चाहे वो ऑपरेशंस ऑन सेट्स हो, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स हो, ये सब हमें अच्छे से अपने दिमाग में क्लियर होना चाहिए। उसके बाद अब जैसे कि ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ U इज इक्वल टू, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक, सेट A है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 4 तक, सेट B में एलिमेंट है 3 से लेकर 6 तक, और सेट C में एलिमेंट है 2, 3, 6, 7। आपसे पूछा जा रहा है कि इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कीजिए, इसको वेन डायग्राम पे रिप्रेजेंट कीजिए। अब गाइस वेन डायग्राम में मैंने आप लोगों को, अगर एक बार लास्ट क्लास की फाइल पे आपको ले चलूं,
ये सेट्स लेक्चर 3 था। और हाँ, तो हमने लास्ट क्लास में जब ये वेन डायग्राम का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया था, तो यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ था, मोस्ट ऑफ द रिलेशनशिप्स बिटवीन सेट्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय मींस ऑफ डायग्राम व्हिच आर नोन एज वेन डायग्राम। तो सेट्स के बहुत सारे रिलेशनशिप्स को हम लोग वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर हमने देखा था कि ये जो डायग्राम्स होते हैं, these diagrams consist of a rectangle for universal set and circles inside the rectangle as subset। तो आप यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करने के लिए रेक्टेंगल का यूज करते हो, और फिर जितने छोटे मोटे सेट है क्वेश्चन में, उन सबको उस रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो। रेक्टेंगल के अंदर सर्कल से रिप्रेजेंट करते हो, और फिर सर्कल के अंदर हम उस सेट के एलिमेंट्स को लिखते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस एग्जांपल के थ्रू सेट ए था 1 2 3, सेट बी था 3 4 5। तो जब हमने सर्कल के फॉर्म में लिखा तो ए और बी दोनों में एक कॉमन दिख रहा था 3, तो 3 को दोनों के बीच में लिख दिया, 1 2 इधर 4 5 इधर, फिर बचा 6 7 8। अब 6 7 8 ऐसा एलिमेंट है जो ना ही ए में आ रहे थे ना ही बी में आ रहे थे, तो रेक्टेंगल में आएंगे, लेकिन आप उसको ए और बी के अंदर नहीं लिखोगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बाहर लिख दिया, तो इसलिए 6 7 8 को बाहर लिखा गया है। ठीक है, ये फंडा हमने फॉलो किया था वेन डायग्राम के लिए। अब इसी का यहाँ पे गाइस अच्छा खासा यूज होने वाला है। तो देखिए, अगर सेट है, डायग्राम आई थिंक थोड़ा सा हल्का सा लाइट हो रहा होगा, बट आपको आइडिया लग रहा है कि ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल हो गया मेरा यूनिवर्सल सेट का। इसमें जो पहला सर्कल है ये 1 2 3 4 है, सेट ए है, ठीक है, यहाँ देख सकते हो ए है, यहाँ बी सेट है, और ये सी सेट का सर्कल है। तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करो गाइस कि इसको कैसे बनाया गया है। तो सबसे पहले आप कैसे बनाओगे, मतलब इस तरीके की चीजें आपको कॉपी में बनानी पड़ती है। तो जैसे आपने सबसे पहले सिलेक्ट किया सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी सिलेक्ट किया, आपने देखा कि सेट ए में एलिमेंट है 3 और 4, जो कि सेट बी में भी प्रेजेंट है। तो आप क्या करोगे, आप उसको 3 और 4 को यहाँ पे लिखोगे, 3 और 4 को यहाँ पे लिखोगे, तो बच्चा 1 2, मान लो ये सेट ए था और मान लीजिए कि ये सेट बी था, तो 1 2 को यहाँ लिख दिया जो बी के अंदर नहीं आना चाहिए। सिमिलरली सेट बी के अंदर एलिमेंट है 5 और 6, 5 और 6 जो कि ए में नहीं बिलोंग कर रहा, तो इसको साइड में लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हमसे क्या पूछा गया है, सेट सी को भी ड्रॉ करना है। अब सेट सी के अंदर एलिमेंट है 2 3 6 7। अब दिक्कत यहां हो जाती है कि 3 जो है वो सी में भी लाई कर रहा है, बी में भी लाई कर रहा है, और ए में भी लाई कर रहा है। फिर अगर बात करें 2 का, तो 2 एक ऐसा एलिमेंट है जो ए में लाई कर रहा है और सी में लाई कर रहा है। फिर सिमिलरली बात करें अगर 6 का, तो 6 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि बी में भी लाई कर रहा है और सी में भी लाई कर रहा है। तो अब आपके डायग्राम ऐसे बनने चाहिए कि 2 और 3 एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तीनों सेट में प्रेजेंट था। तो अगर आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे तो तीनों सर्कल्स का जो कॉमन हिस्सा है, इंटरसेक्शन है, वो ये वाला पार्ट है। तीनों सेट्स का जो कॉमन हिस्सा है वो ये वाला पार्ट है। कितना है यहाँ पे वैल्यू, इसके अंदर हमने एलिमेंट को लिख दिया है 3। अब आई बात 4 की, तो 4 एक ऐसा एलिमेंट था जो कि ए में और बी में बिलोंग कर रहा है लेकिन सी में बिलोंग नहीं कर रहा है, इसीलिए देख सकते हो 4 को ऊपर लिखा गया है। ध्यान रखा गया है कि 4 ए और बी के अंदर आए लेकिन सी में ना आए। फिर सिमिलरली बात करते हैं 6 का, तो 6 एलिमेंट ऐसा था जो बी और सी में बिलोंग कर रहा है लेकिन ए में नहीं है। तो ध्यान से देखो 6 को कहाँ लिखा गया है, यहाँ पे 6 को लिखा गया है। अब ये दोनों का कॉमन हिस्सा, बी और सी का कॉमन हिस्सा है, और ये ए में नहीं टच कर रहा है, ए में टच नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर लास्ट में 2 एक ऐसा एलिमेंट था जो ए और सी में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा। तो आप देखिए कि ए और सी का कॉमन हिस्सा में 2 को यहां लिखा गया है। ए और सी का कॉमन हिस्सा में 2 और 3 था, लेकिन 3 तीनों का कॉमन में आ रहा है, तो इसलिए 3 को इधर लिखा गया और 2 को यहां लिखा गया। अब कुछ ऐसे एलिमेंट है जो कि किसी में बिलोंग नहीं करे, जैसे कि ए के अंदर एलिमेंट था 1। अब 1 ऐसा एलिमेंट है जो ना ही बी में आ रहा था ना ही सी में आ रहा था, तो 1 को ए का बाकी हिस्सा में लिखा गया जो किसी के साथ कॉमन नहीं है। सिमिलरली बी के अंदर 5 आ रहा था जो कि बाकी दोनों सेट में बिलोंग नहीं करता है, तो उसको अलग से लिखा गया था। एंड सिमिलरली सी में एक एलिमेंट था 7 जो बाकी दोनों सेट में नहीं आ रहा था, उसको अलग से लिखा गया। तो गाइस हमने एबीसी को अगर ध्यान से देखें तो एबीसी मिला के 1 2 3 4 5 6 7 1 से लेके 7 तक के एलिमेंट जो है वो एबीसी के अंदर ही आ रहे हैं। लेकिन यूनिवर्सल सेट को देखिए एक बार, यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट था 1 से लेके 10 तक, जबकि सेट एबीसी में मिला के 1 से लेके 7 तक ही एलिमेंट रखे गए। तो कौन से बच गए, 8 9 10। अब 8 9 10 ऐसे एलिमेंट थे जो ना कि ए में आए, ना ही बी में आए, ना ही सी में आए, तो आप उसको कहां रिप्रेजेंट करोगे।
रेक्टेंगल के अंदर ही करना है, लेकिन अब आप उसको किसी सर्कल के अंदर नहीं लिखोगे। रेक्टेंगल में तो लिखोगे लेकिन किसी सर्कल के अंदर नहीं लिखोगे। तो फाइनली उस हिसाब से क्या बनेगा, उस हिसाब से मेरा आंसर आएगा 8, 9, 10, बट इट विल बी आउटसाइड द सर्कल इनसाइड द रेक्टेंगल। गेटिंग दिस? ये जो डायग्राम बना है, क्या आपको ये आइडिया हुआ है कि नहीं हुआ है, बताओ। ये डायग्राम कैसे बनाया गया है, वेन डायग्राम, गेटिंग दिस आइडिया और नॉट, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत सारे जेई के क्वेश्चंस में आपको पहले ये वेन डायग्राम बनाना होता है, इतना एलिमेंट नहीं होता है वहां पे, लेकिन वेन डायग्राम बनाना आना चाहिए और सही बनाना आना चाहिए। कहीं पे दिक्कत हो रही है तो बताइए, चैट में सब लिख रहे हैं कि क्लियर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है, अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो अब आप लोग पेन और पेपर लेके बैठो सबसे पहले। अब आपको सबसे पहले अपनी कॉपी में इसी वेन डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है a माइनस बी को। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं कैसा, ये देखो मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है। तो अब आपको मैं 6 क्वेश्चन है, 6 मिनट का टाइम देता हूं। आपको 6 रेक्टेंगल बनाने पड़ेंगे, मतलब 6 ऐसे डायग्राम बनाइए और वहां पे इन सबको रिप्रेजेंट कीजिए। फिर मैं अगले स्लाइड में मैंने सॉल्यूशन रखा हुआ है, तो आप अपने सॉल्यूशन को वहां पे आसानी से वेरीफाई कर सकते हो। सबको ये चीज करनी पड़ेगी। मेन डायग्राम ये है, इसी में अब आपको दिखाना ए माइनस बी कहां होगा। ए माइनस बी का डेफिनेशन क्या होता था, वो एलिमेंट जो कि ए में बिलोंग कर रहे लेकिन बी में बिलोंग नहीं कर रहे, है ना। वो एलिमेंट जो कि ए में बिलोंग करे लेकिन बी में बिलोंग नहीं करे, तो आप उसको सेट में कैसे रिप्रेजेंट करोगे। चलो लग जाओ काम पे। 6 मिनट का टाइम दे रहा हूं, बिना इधर उधर देखे स्क्रीन पे इस डायग्राम को देखिए, क्वेश्चन को देखिए और मार्क कीजिए। फर्स्ट हो गया आदित्य, बहुत अच्छी बात है, आप सारे के सारे कीजिए, बिकॉज मैंने अगली स्लाइड में 6 के सॉल्यूशन रखे हुए हैं। एक ही स्लाइड में 6 सॉल्यूशन रखे हुए हैं, तो एक ही बार में वेरिफिकेशन किया जाएगा, ठीक है। ध्यान से सॉल्व कीजिए। अगर आप ये 6 को ड्रॉ कर पाए ना और 6 के 6 सही हो गए, मतलब आपको वेन डायग्राम बनाना आ गया और हम 50% कर चुके हैं, मतलब 50% जेई के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले पोजीशन पे आ गए थे।
उज्जवल ने सारे कर लिए, वेरी गुड उज्जवल। 2-3 मिनट वेट कर लेते और बस, ठीक है। वेरीफाई कर लो कि कुछ गलती नहीं हुई है। किन किन लोगों का हो गया आप लोग चैट बॉक्स में मेरे को बता सकते हो। मृगंक ने कर लिया है, गुड। अमन का हो गया, अच्छी बात है। मैं 2 मिनट का टाइम अभी भी दे रहा हूँ। 6 अलग अलग डायग्राम बनाइएगा। इको फ्रेंडली बनने के चक्कर में, एनवायरमेंट फ्रेंडली बनने के चक्कर में एक ही डायग्राम में सब करने गए तो अब आपको भी बाद में नहीं समझ में आएगा आपने क्या बनाया है, खिचड़ी बनाया है कि बिरयानी बनाया है, ठीक है। सनी का हो गया, गुड सनी। विवेक ने भी कर लिया, बहुत अच्छी बात है। 1 मिनट और गाइस, 10:27 हो गया, 1 मिनट और। वेरी गुड शुभम। ओके, सो 10:28 हो चुका है। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट, ठीक है। a माइनस बी का मतलब क्या होता था? a माइनस बी का मतलब होता है कि वो एलिमेंट्स जो कि a को बिलोंग करते हैं और b को बिलोंग नहीं करते। जैसे a में 1 2 3 4 है और b में 3 4 5 6 है, तो 3 4 ऐसे एलिमेंट है जो a को भी बिलोंग करे और b को भी बिलोंग करे, इनको हटा देना होता है। तो a के फिर क्या एलिमेंट बचे? 1 और 2। तो a माइनस बी में एक्चुअली में आपको क्या मार्क करना चाहिए था? a माइनस बी में आपको मार्क करना चाहिए था सिर्फ 1 और 2। चलो, तो मैं सॉल्यूशन आपके सामने लेकर आ रहा हूं। ये सॉल्यूशन है। अब सबसे पहले अगर हम देखें तो पहला है a माइनस बी वाला, ठीक है। अब a माइनस बी के अंदर हमने अभी जस्ट देखा क्या क्या आना चाहिए था, 1 और 2 आना चाहिए था। और याद रखिएगा कि वो सिर्फ a के एलिमेंट्स होते हैं, तो आपको आपका जो शेडेड पार्ट होता वो सर्कल के बाहर नहीं जाएगा। शेडेड पार्ट सर्कल के बाहर नहीं जाएगा, तो ये अपना सर्कल हो गया। इस सर्कल में 1 और 2 लिखा गया, 3 4 को नहीं लिखा गया क्योंकि 3 4 बी में भी आ रहा था। तो ये आपका पार्ट होगा a माइनस बी का, ये पार्ट होगा a माइनस बी का। कोई दिक्कत यहाँ पे? कोई दिक्कत किसी को? अब आते हैं फिर b माइनस ए पे। अब b माइनस ए में b के एलिमेंट जो a में नहीं हो, b के एलिमेंट जो a में नहीं हो, तो वो हमारे क्या होंगे? 5 और 6 होंगे, 5 और 6 होंगे। आदित्य कह रहे हैं सर 2 तो सी का साथ है, बट आदित्य हमको तो ये सोचने की जरूरत ही नहीं है ना। जब आपको a माइनस बी दिख रहा है, a माइनस बी को फोकस करो ना। a माइनस बी का एलिमेंट मतलब होता है वो एलिमेंट जो a के हैं और b के नहीं है, c से कोई लेना देना नहीं है, तो इसलिए आप यहाँ पे 2 को काउंट करोगे।
डेफिनेशन के हिसाब से देखो, डेफिनेशन कह रहा है क्या कि सी के पार्ट में नहीं रखना है? नहीं बोला ना, एक एलिमेंट जो कि बी में नहीं हो आपको वो रखना है, ठीक है? इज दिस क्लियर या कोई डाउट है? सिमिलरली अगर आप देखोगे बी माइनस ए, बी माइनस ए का मतलब द एलिमेंट्स ऑफ बी विच डज नॉट बिलोंग टू ए। तो बी के अंदर एलिमेंट है 3 4 5 6, लेकिन उसमें 3 और 4 है जो ए में भी बिलोंग करते हैं। तो हमको 3 और 4 को काउंट नहीं करना पड़ेगा, हमको सिर्फ कौन सा काउंट करना पड़ेगा? 5 और 6 को काउंट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमको सिर्फ 5 और 6 को काउंट करना पड़ेगा। तो इसलिए शेडेड पार्ट में देखो बी का कौन सा हिस्सा आया है? बाकी हिस्सा आया 3 4 को छोड़कर, राइट? अच्छा, नेक्स्ट थर्ड पार्ट, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, तो ए इंटरसेक्शन बी मतलब ए और बी का कॉमन। अब बी इंटरसेक्शन बी मतलब सी, मतलब बी और सी का कॉमन। तो जब दोनों इंटरसेक्शन है मतलब एबीसी का कॉमन, और एबीसी का कॉमन क्या था? सिर्फ 3 था। हमने यहाँ पे बात की हुई थी ऑलरेडी। आपको पहले यहां से एलिमेंट पहचानना होगा, फिर शेड करना होगा। तो यहाँ पे हमने देखा था 3 एक ऐसा नंबर है जो तीनों जगह पे आ रहा था, तो इसीलिए सिर्फ किसको मार्क किया गया? 3 को मार्क किया गया है। फिर आते हैं चौथे पे, चौथा है ए यूनियन बी यूनियन सी। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? यूनियन के ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो एलिमेंट जो कि या तो ए में हो या बी में हो। तो ए और बी के मिला के जितने भी एलिमेंट होंगे वो ए यूनियन बी के अंदर आएंगे। तो जब हम तीनों सेट का यूनियन कर रहे हैं तो आपको तीनों सेट को पूरा सर्कल पूरा शेड करना पड़ेगा। उस तीनों सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट होंगे वो सारे के सारे एलिमेंट ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर आएंगे, ठीक है? तो इसीलिए पूरा का पूरा सेट ए यूनियन बी यूनियन सी के अंदर आ रहा है। फिर फिफ्थ पार्ट इज ए यूनियन सी। तो अब यहाँ पे सिर्फ आप ए और सी का कॉमन हिस्सा लेने वाले हो। एक मिनट, यहाँ पे कुछ गलती हुई है क्या? यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई है स्टूडेंट्स। यहाँ पे हम इसको कर देते हैं ए यूनियन बी कर देते हैं। यहाँ पे मतलब मेरा सॉल्यूशन ऑलरेडी बना हुआ है ना, तो इसके लिए ए यूनियन बी कर देता हूँ। तो यहाँ पे ए और बी का सिर्फ जब यूनियन करेंगे, ए और बी का जब सिर्फ यूनियन करेंगे तो हमको क्या मिलने वाला है? हमको वो सिर्फ वो वाला पार्ट आएगा जो ए में या बी में लाई कर रहा हो। तो वो पार्ट नहीं आएगा जो सिर्फ सी का होगा। आप लोगों के मन में ये डाउट आ सकता है कि सर ये तो आ रहा है, तो बेटा ये वाला जो चीज है ये तो ए और बी के अंदर का है ना, ये तो ए और बी का अंदर का है। और जब हम ए यूनियन बी के बारे में बात कर रहे हैं, जब आपको ऑपरेशन लग रहा है ए और बी के बारे में, तो आपको सी के बारे में सोचना नहीं चाहिए। आपको सी के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आपको ऑपरेशन में ए और बी के एलिमेंट्स के ऊपर सोचना चाहिए। सिमिलरली नीचे है बी यूनियन सी। बी यूनियन सी का मतलब होगा वो एलिमेंट जो बी में भी बिलोंग कर रहे हो और सी में भी बिलोंग कर रहे हो। तो इसीलिए इनका पूरा कॉमन येलो कर दिया गया जहां जहां पे बी और सी के पार्ट्स दिख रहे थे। शुभम पूछ रहे कि सर अगर ए यूनियन सी करेंगे तो 5 छोड़ देंगे? बिल्कुल, अगर हम ए यूनियन सी कर रहे होते तो 5 को छोड़ते, खाली 5 वाला पार्ट छूट जाता, ठीक है? मृगंग पूछ रहे कि सर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का डायग्राम कैसा होता? देखो मृगंग, मैं आपको यहां पे शो करता हूं। ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, आपने ये पूछा है तो आपने ब्रैकेट पहले ही लगा दिया किसके ऊपर? आपने पहले ब्रैकेट लगा दिया ए यूनियन बी के ऊपर। तो पहले अगर हम ए यूनियन बी को देखते हैं, पहले अगर हम ए यूनियन बी को देखते हैं तो ए यूनियन बी में कौन सा पार्ट आएगा? ठीक है, तो ये वाला पार्ट आएगा हमारा ए यूनियन बी के अंदर। नहीं, अभी भी इनकम्प्लीट है, ये भी आएगा। तो ये हो गया मेरा ए यूनियन बी। अब ए यूनियन बी में अब आपको क्या करना है? सी के साथ कॉमन हिस्सा देखना है।
अब वहां पे इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, तो आपको देखना है कि अब इसमें से कौन सा हिस्सा सी के साथ कॉमन दिख रहा है। तो सी के साथ कॉमन कौन सा हिस्सा दिख रहा है? ये वाला पार्ट दिख रहा है। ठीक है, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी के अंदर कौन आने वाला है? फिर आएगा हमारे पास 2 3 6, हमारे पास आएगा 2 3 6। इज दिस क्लियर मृगम? जो ग्रीन कलर से किया हुआ है दैट विल बी योर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। चलिए, सो लेट्स मूव फॉरवर्ड। आई थिंक सबको आइडिया क्लियर हो गया। नाउ लेट्स क्विकली टॉक अबाउट द लॉज ऑफ अलजेब्रा। कभी कभी क्वेश्चन सॉल्व करने में हल्की फुल्की जरूरत पड़ जाती है इन सबकी। सो कम्यूटेटिव लॉ। अब गाइस हम लोगों ने कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी एंड डिस्ट्रीब्यूटिविटी, ये तीन जो स्टार्टिंग के तीन है ना, ये आप लोगों ने क्लास 7-8 में खूब देखा हुआ है। 7-8 में नहीं होता है कि नेचुरल नंबर्स आर कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव ओवर एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो वो जो 7-8 में जो हम वो प्रॉपर्टीज देखते थे, वो प्रॉपर्टीज दोबारा आई है। ठीक है, वो प्रॉपर्टीज दोबारा आई है। उज्जवल कह रहा है कि सर इफ वी शेयर 2 3 6 देन व्हाट वी से। उज्जवल 2 3 6 तो अभी ये हो जाएगा ना, देखोगे 2 3 6 को, तो वो ऐसा पार्ट है जो ए और सी, और भी इसके तरीके हैं। आप देख सकते हो कि 2 और 3 जो है वो ए और सी के इंटरसेक्शन में आ रहा है। 3 और 6 जो है वो बी और सी के इंटरसेक्शन में आ रहा है। तो देखने के लिए ऐसे भी देख सकते थे। और 2 3 6 अल्टीमेटली ये है ना, यही 2 3 6 है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। कुछ सवाल है तो पूछिए। और विवेक कह रहे हैं सर ए सबसेट बी का फिगर होता है। ये समझा नहीं क्या पूछ रहे हो सवाल। हाँ उज्जवल बोलो। सर अगर हम सिर्फ 2 3 6 के पार्ट को अगर सेट कर दें तो हम उसको क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी या फिर कुछ और? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी का मतलब क्या होगा? तीनों का कॉमन, तीनों का कॉमन। अब बताओ कि तीनों का कॉमन क्या 2 और 6 आ रहा है? 2 नो ऐसा सर। एलिमेंट है जो ए और सी में आ रहा है लेकिन बी में नहीं आ रहा। 6 ऐसा एलिमेंट है जो बी और सी में आ रहा है, ए में नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जो 2 3 6 को शेप किया वो बगल में लिखा हुआ है, क्या है? बगल में लिखा हुआ है ऑलरेडी, ए तो यूनियन बी इंटरसेक्शन। उसके साथ तो ए यूनियन बी भी तो सेटेड है ना? नहीं 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 नहीं, वो मैंने समझाने के लिए किया है। अच्छा एक्चुअली में ओके इसको देखने के लिए बस ये ग्रीन कलर वाला पार्ट मार्क करना होगा। वो तो मैंने ओके। पहले क्या किया कि ए यूनियन बी पहले मार्क करके दिखाया, फिर मैंने बोला कि चलो अब इसमें कौन सा हिस्सा सी के साथ कॉमन दिख रहा है, वही मेरा रिक्वायर्ड रीजन होगा। तो रिक्वायर्ड रीजन ये निकल कर आया। ठीक है, नेक्स्ट आई थिंक, हाँ विवेक बताइए। सर बोल रहे हैं कि ए सबसेट बी का वेन डायग्राम होता है। ए सबसेट बी का वेन डायग्राम, अगर हाँ, अब देखो अगर वो इम्प्रॉपर सबसेट होगा, इम्प्रॉपर सबसेट मतलब ए के सारे एलिमेंट बी में हैं और ए और बी सेम है, तो उस केस में आप एक ही सर्कल बनाओगे और ए इज इक्वल टू बी लिख दोगे। लेकिन अगर वो एक प्रॉपर सबसेट हुआ, ए अगर बी का प्रॉपर सबसेट है, इसका ये मतलब होगा कि बी में ऐसा कोई एलिमेंट है जो ए में बिलोंग नहीं कर रहा। तो आप उस केस में एक छोटा सर्कल बनाओगे ए और उसके ठीक ऊपर एक बड़ा सर्कल बनाओगे बी। ठीक है, ओके सर। जी शुभम बताइए। सर ये मतलब जो बनाए हैं फिगर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का, और सर अगर बी इंटरसेक्शन सी में ब्रैकेट रहता है तो पहले बी इंटरसेक्शन को सी निकाल कर फिर ए से करते ना, तो उसका अलग फिगर बनता सर। हाँ उसका अलग फिगर बन सकता है। यस सर, उसका निकाले सर तो 1 2 3 4 6 आ रहा है हाँ सर। एग्जैक्टली, उसका अलग बन सकता है, बिल्कुल बन सकता है। Yes. मृगम कह रहे हैं सर ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का कैसे करते हैं? आप खुद बताओ तो कैसे करोगे? आई थिंक ये कोई मुश्किल सवाल तो आपने पूछा नहीं है, आप खुद बताओ कैसे करोगे मृगम। चलो मैं आपको अनम्यूट करता हूँ, आप बताओ कैसे करते खुद। सबसे पहले आपने ब्रैकेट किस पे लगाया है? ए इंटरसेक्शन बी पे लगाया है।
मैंने इसको रब कर दिया, ठीक है। आपने मेरे को चैट में डाला है ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। आप ही बताओ कि पहले इसमें क्या करते आप? सर 4 और 3 रीजन वाले को शेड करते हैं। एग्जैक्टली। तो सबसे पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी जो है उसमें इसको शेड कर लिया। ये मेरा कौन सा हिस्सा है? दिस इज माय ए इंटरसेक्शन बी। उसके बाद आपको क्या करना है? इसको सी के साथ यूनियन करना है। तो सी के साथ यूनियन का मतलब क्या होता है? जोड़ देना होता है। तो अब सी का पूरा हिस्सा क्या करोगे आप? उसको भी शेड करोगे। तो ये आपका रिक्वायर्ड रीजन हो जाएगा उस केस में। यूनियन का मतलब होता है जोड़ दो सीधा, उसको भी काउंट कर लो, इसको भी काउंट कर, सबको काउंट कर लो। और इंटरसेक्शन का मतलब होता है सिर्फ कॉमन हिस्सा, बस। ओके सर। चलिए, सो अब आगे बढ़ते हैं। लॉज ऑफ एल्जेब्रा। अब इसको सबसे पहले जैसे कम्यूटेटिव लॉ कहता है कि ए, इसमें अब हम ये सारे लॉज यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कहता है ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। मतलब अगर आप ए यूनियन बी लिखो या बी यूनियन ए लिखो, लास्ट में आपको सेम वैल्यू मिलेगी। सिमिलरली ए इंटरसेक्शन बी कीजिए या बी इंटरसेक्शन ए कीजिए, आपको सेम वैल्यू मिलेगी। फिर आते हैं एसोसिएटिव लॉ के ऊपर। एसोसिएटिव लॉ कहता है ए यूनियन बी यूनियन सी, जिसमें कि सबसे पहले ब्रैकेट कहां पे लगा हुआ है? ब्रैकेट लगा हुआ है ए और बी का। तो अगर आपको इस तरीके से दो यूनियन लगे हुए, ए यूनियन बी यूनियन सी, तो आप एक्चुअली में क्या कर सकते हो? आपने पहले ए और बी का यूनियन कैलकुलेट किया और फिर उसका सी के साथ यूनियन निकाल लिया, या फिर आपने पहले बी और सी का यूनियन किया। देखो अब सेकेंड वाले में बी और सी के ऊपर ब्रैकेट आया, तो बी यूनियन सी पहले कैलकुलेट किया, फिर उसको ए के साथ यूनियन करवाया, ठीक है। तो ये अपना एसोसिएटिव लॉ हो गया। अब यूनियन की जगह ये सेम इंटरसेक्शन पे भी काम करेगा कि अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो आप अगर डायरेक्ट पहले ए और बी का इंटरसेक्शन निकालते हो और फिर उसको सी के साथ इंटरसेक्ट करते हो, तो भी जो वैल्यू आएगी दैट विल बी इक्वल टू बी और सी का इंटरसेक्शन पहले कैलकुलेट करके फिर ए का, मतलब ब्रैकेट जहां पे है वो पहले करोगे। ध्यान ये रखना है कि ऑर्डर चेंज नहीं हो, लेटर का ऑर्डर चेंज नहीं हो रहा। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी लिखा हुआ है, तो दोनों जगह पे पोजीशन वाइज वो वहीं पे लाई कर रहा है। आप बस ये डिसाइड करो कि पहले आपने पहला इंटरसेक्शन को कैलकुलेट कर रहे हो या दूसरे को कर रहे हो, उसमें आप डिसीजन करने की जरूरत नहीं है। दोनों ही केस में आपको सेम आंसर मिलने वाला है। हाँ, आप चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ को समझने का सबसे आसान तरीका क्या होगा जानते हो? जब हम ऐसे लिखते हैं a टाइम्स b प्लस सी, और अगर हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो क्या होता है स्टूडेंट्स? जब हम ब्रैकेट को रिमूव करते हैं तो क्या आता है? बताओ तो जल्दी से चैट बॉक्स में। क्वेश्चन को भूल जाओ थोड़ा सा, क्लास 6-7 के चीज पूछ रहा हूं। जब a इंटू बी प्लस सी किया जाता है तो क्या आता है? एंड आई वांट रिस्पॉन्स फ्रॉम एवरीवन। अगर कोई यहाँ पे रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, आई विल बी रिमूविंग दैट पर्सन। आई वांट, यहाँ पे भी क्लास में लगभग 19 से 20 लोग हैं, हर एक इंसान को अगर ये मैसेज करने में दिक्कत हो रही है तो आप क्लास में ना रहें। 7 लोगों का मैसेज आया है, इससे ये भी पता चल जाएगा ना कि एग्जैक्टली कौन मेरी बात को सुन रहा है। मैंने मुश्किल सवाल तो पूछा नहीं है, खाली इधर हम ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? ग्यारह लोगों ने मैसेज किया है, ठीक है। तो मैं अभी एक एक करके फिर लोगों को रिमूव करूंगा, बिकॉज इस तरीके से काम नहीं होता स्टूडेंट। इस तरीके से अगर आपको लग रहा है कि आप पढ़ाई कर लोगे, लेट मी टेल यू ऐसा नहीं होता। तो मेरे पास अभी जितने लोगों का रिस्पांस आया है, सही गलत मैटर नहीं करेगा, मैटर करेगा कि वेदर यू आर इवन रिस्पॉन्डिंग और नॉट। अब जैसे कि आई हैव नॉट रिसीव्ड रिस्पॉन्स फ्रॉम यू अनामिका, मैं सिंपली पूछ रहा हूं कि नॉर्मल मैथ्स में अगर हम ब्रैकेट इस ब्रैकेट को ओपन करते हैं, आप इसको वेरिएबल की तरह मानो ना, जैसे x इंटू वाई प्लस जेड होता था, तो ब्रैकेट रिमूव करते थे तो क्या आता था? मेरे को बस वो जानना है।
Anamika, are you there? Tell me yes or no. What is this यार? चलो, so it's very clear. Yes or no बोलने के लिए भी टाइम नहीं दिख रहा है. साउंड क्लियर नहीं है. साउंड क्लियर नहीं है तो क्लियर कीजिए, क्लियर कीजिए, बिकॉज मेरा यहाँ पे तो आई एम कनेक्टेड टू वाईफाई. नेक्स्ट, I have not received any response from Praful. प्रफुल्ल, क्या हो गया? हमेशा सोए हुए रहोगे क्या? ऐसे पढ़ाई हो जाएगी? आवाज आ रही है तुम्हें प्रफुल्ल? यस सर. आवाज आ रही है तो रिस्पॉन्ड करो ना. क्या ये सवाल नहीं आता तुम्हें? चैट में आंसर भेजो. सौरभ कुमार, अनम्यूट करना तो. सौरभ कुमार, अनम्यूट करना. आवाज जा रही है तुम्हें सौरभ? तुम्हें तो आवाज ही नहीं जा रही है, कोई फायदा नहीं है फिर तो. चलो तुम्हें रिमूव कर देता हूं. प्रफुल्ल, चैट में आंसर भेजो. खाली ये x इंटू वाई प्लस जेड कर रहे हैं, ब्रैकेट अगर रिमूव करेंगे तो क्या आएगा? आंसर नहीं आएगा. अनामिका आंसर भेजिए, इसका आंसर क्या आने वाला है? Well, else I'll start removing. अगर आप इसका आंसर नहीं कर सकते हो तो डेफिनेटली आपको पढ़ाई छोड़ देनी चाहिए. आप फिर कहीं भी नहीं पढ़ सकते हो. विकास, तुम्हें क्या अलग से मैं इनविटेशन कार्ड भेजूं? यस सर. अलग से इनविटेशन कार्ड भेजूं क्या तुम्हें? नो सर. तो इसका आंसर कौन देगा? क्या खाली ब्रैकेट रिमूव करने में दिक्कत हो रही है तुम्हें? अगर ब्रैकेट रिमूव करने में दिक्कत हो रही है तो मेरा सजेशन लो, छोड़ दो पढ़ाई. अगर आप में से कोई भी यहाँ पे इतना महान है जो इसका ब्रैकेट नहीं रिमूव कर सकता है तो ट्रस्ट में पढ़ाई छोड़ दो. अंकित राज, अनम्यूट करना तो तुम. अनम्यूट करना. अगर तुम अनम्यूट नहीं कर पा रहे हो तो मतलब तुमको आवाज नहीं जा रही है या फिर तुम सुना वो ही नहीं कर रहे हो. तुम्हें भी रिमूव करता हूं. तुम लोग मजाक बना के रख दियो यहाँ पे. पहले वेटिंग रूम ऑन करता हूं, कोई ज्वाइन भी नहीं कर पाएगा फिर मेरे परमिशन के बिना. विकास, चैट में आंसर भेजो वरना तुम्हें रिमूव कर रहा हूं मैं. हद हो गई है यार, बैठे रहते हो बस, कोई जवाब नहीं. प्रिंसेस सिंह कौन है? आपका नाम एक्चुअली में प्रिंसेस सिंह है. जो भी नाम है यहाँ पे चैट में आंसर आना चाहिए. अभी सिर्फ इतना पूछ रहा हूँ कि इसका आंसर क्या होगा, ब्रैकेट रिमूव करने से क्या आएगा. इसका आंसर दीजिए वरना आप खुद निकल जाओ या मैं रिमूव कर रहा हूं. प्रफुल्ल लाइक तेरी तो फिर से अभी तक तुम्हारा रिप्लाई नहीं आया तो मैं रिमूव कर रहा हूं. ऐसे थोड़ी होता है प्रफुल्ल, तुम इस तरीके से पढ़ाई नहीं कर सकते हो. रिमूव कर रहा हूं तुम्हें. हद होती है यार. बोलने के बाद अब सबका रिस्पॉन्ड आया है. 2-3 लोग निकले हैं, निकलेंगे.
अगर आपसे ये नहीं आंसर कर पा रहे हो तो फिर आप एक्चुअली में डिजर्व नहीं करते हो यार। आप इवन आर्ट्स वार्ट्स के लिए भी डिजर्व नहीं करते, आपको आपके पेरेंट्स आपके ऊपर भी पैसे बर्बाद करेंगे, और उसमें भी अगर मुझे पूछना पड़ रहा है कि इसका आंसर दीजिए। सो व्हाट इज द आंसर? xy plus xz, xy plus xz, x into y plus x into z, बस खत्म, यही चीज तो थी। अब अगर आपको ये चीज समझ में आ रहा है तो यहां पे भी वही चीज हो रही है, ध्यान से देखो। A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो B और C का जो इंटरसेक्शन है उसमें A का यूनियन लग रहा है। तो आप इसको ऐसे याद रखो कि सिंबल्स अलग अलग है। अगर आप ऊपर देखोगे सेकंड वाले पॉइंट पे एसोसिएटिव लॉ में, तो वहां पे दोनों सिंबल्स सेम थे, है ना? ऊपर और नीचे में अंतर यही है कि दोनों सिंबल्स एसोसिएटिव में सेम थे, जबकि यहाँ पे सिंबल चेंज हो रहा है। तो सबसे आसान तरीका आपको कैसे याद रखना है, जैसे अभी मैंने आपसे x इंटू वाई प्लस जेड पूछा था, x इंटू वाई प्लस जेड पूछा था, उस तरीके से याद रखो। आप अपने दिमाग में ऐसा सोच लो अभी कि वहां पे जो अभी यूनियन है वो एक तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगा। ये जो यूनियन है ये बी और सी दोनों के ऊपर डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसको ऐसे समझो, बहुत आसानी से याद रहेगा। तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। इस चीज को चलो एक बार देख लेते हैं, वेन डायग्राम के ऊपर देख लेते हैं, वेन डायग्राम के ऊपर देखते हैं इसको, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमने वहां पे क्या देखा, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये कितना है, दिस इज इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी। ठीक है, तो अब बहुत आसानी से अगर हम पहले ऊपर वाले पार्ट को चेक करें, हम क्या करेंगे, वेरीफाई कैसे करेंगे स्टूडेंट्स, इस वेन डायग्राम के ऊपर हम एक बार लेफ्ट हैंड साइड को एक्सप्रेस करेंगे, देखेंगे कौन सा रीजन आ रहा है, कौन सा एलिमेंट आ रहे हैं, फिर हम राइट हैंड साइड को एक्सप्रेस करेंगे और देखेंगे कौन सा रीजन आ रहा है। अगर दोनों सेम आया मतलब इक्वालिटी सही है, तो अब ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, पहले ब्रैकेट किस पे लगा है स्टूडेंट्स, पहले ब्रैकेट लगा हुआ है बी इंटरसेक्शन सी पे। मैथ्स में हमेशा पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो पहले बी इंटरसेक्शन सी, कौन बताना चाहेगा यहाँ पे बी इंटरसेक्शन सी क्या होता है? उज्जवल बताओगे इस डायग्राम में बी इंटरसेक्शन सी क्या होगा? यस सर, बताइए। बी इंटरसेक्शन सी सर, हाँ 6। 6, 3 नहीं आएगा क्या? ओह यस सर, सॉरी सर, 3 6 दोनों। अभी हम लोग को खाली बी इंटरसेक्शन सी देख रहे हैं, तो आपको बी और सी का कॉमन हिस्सा देखना है। तो हमें क्या मिलने वाला है, हमें मिलेगा 3 और 6, हमें मिल गया 3 और 6। उसके बाद अब हमको ए के साथ यूनियन करवाना है। अब ए के साथ यूनियन का मतलब क्या होता है, पूरा जोड़ दो एलिमेंट, जो भी बी इंटरसेक्शन थे, यूनियन का मतलब गाइस सब जोड़ दो। तो ए का कौन सा एलिमेंट बच गया है, 1 बच गया है, 4 बच गया, 2 बच गया। तो जोड़ने के लिए हम क्या करेंगे, 1 2 3 4 6। एग्जैक्टली। तो हमारा फाइनली वो जो ए यूनियन बी, ए यूनियन ब्रैकेट में बी इंटरसेक्शन सी है, उसके अंदर ये पूरा पार्ट आ जाएगा, उसके अंदर ये पूरा पार्ट आ जाएगा गाइस। ठीक है, तो आई होप सबको आइडिया लग रहा है। तो बेसिकली पूरा ए सर्कल आ रहा है, पूरा ए सर्कल आ रहा है और साथ में 6 आ रहा है, पूरा ए सर्कल आ रहा है और साथ में 6 आ रहा है। आई होप सबको ये आइडिया लग रहा होगा। चलो, गुलशन ने हैंड रेज किया था, यस गुलशन। अगला हम लोग करते हैं सेकंड वाला पार्ट। ठीक है, ऊपर तो आई थिंक सबको क्लियर हो चुका है, ऊपर का तो आइडिया क्लियर हो गया कि ए पूरा आ रहा है और 6 आ रहा है। तो अब हम लोग स्टूडेंट्स क्या करेंगे, अब हम लोग देखते हैं कि राइट हैंड साइड से मुझे क्या मिल रहा है। तो राइट हैंड साइड में पहले है ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में बताओ तो गुलशन क्या आएगा, गुलशन ए यूनियन बी के अंदर क्या क्या आएगा? ए यूनियन बी में सर हाँ 1 2 3 4 5 6। परफेक्ट, वेरी गुड। तो हमारे पास आएगा तो ये पूरा हिस्सा आ जाएगा हमारा ए यूनियन बी के अंदर। चलिए
जी शुभम, अभी बताओ ए इंटरसेक्ट ए यूनियन सी में क्या, दूसरा वाला ब्रैकेट क्या है? दूसरा वाला ब्रैकेट है हमारा ए इंटरसेक्शन सी वाला, ए यूनियन सी वाला। ए यूनियन सी के अंदर क्या आएगा? 1 2 3 4 6 7। 1 2 3 4 6 7। तो अगर मैं उसको सर्कल करूं गाइस, उसको शेड करूं, तो इतना हिस्सा है, राइट? तो अब हमको दोनों का कॉमन हिस्सा लेना था। दोनों का कॉमन हिस्सा में क्या आएगा? आपने जब मैं इसको ड्रॉ कर रहा था, तो जब ए यूनियन सी में हमारा आ रहा है 1 2 3 4 6 7, है ना, ये पार्ट आ रहा है। तो गाइस इंटरसेक्शन मतलब क्या है? इंटरसेक्शन मतलब कॉमन। कॉमन कहां पे दिखा आपको? कहां पे आपको दोबारा कलर करने की जरूरत पड़ी? वही ना कॉमन हो गया यहाँ पे। कहां पे हमने दोबारा कलर किया? तो 1 2 3 4 और 6, 1 2 3 4 और 6 ऐसा था जहां पे हमने दोबारा कलर किया। ध्यान से देखिए, ए यूनियन सी, ये अभी क्या है? अभी ये ए यूनियन बी है। अब इस ए यूनियन बी के ऊपर मैं ए यूनियन सी कर रहा हूं। ए यूनियन बी के ऊपर अभी मैं ए यूनियन सी कर रहा हूं। ए यूनियन सी करेंगे तो पूरा ए आएगा, पूरा सी आएगा। तो फाइनली स्टूडेंट्स, जब पूरा ए और पूरा सी को हमने कंसीडर किया तो कहां पे दोनों जगह सेम दिख रहा है? क्योंकि अब इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन हिस्सा। तो कॉमन कहां पे था? जहां पे आपने डबल पेंटिंग की है। डबल पेंटिंग कहां पे हुआ था? तो पूरा ए पे डबल पेंटिंग हुआ था और 6 पे डबल पेंटिंग हुआ था। तो फाइनली क्या आप सबको ये दिख रहा है कि यहाँ ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी का वैल्यू और ऊपर ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी का वैल्यू दोनों सेम आया है? क्या ये सबको दिखा ये चीज? कोई डाउट किसी को? गुलशन, कोई डाउट यहाँ पे? शुभम ने हैंड रेस किया। जी शुभम बताइए। क्लियर है ये लॉजिक? ठीक है, तो अब ठीक है, आई होप ये सबको समझ में आया होगा। तो अब सोचो कि इसका फायदा यही है कि हमको डायग्राम वायग्राम भी नहीं लगाना। अगर आप इस फॉर्मूले को इस तरीके से समझ जाते हो तो काम बहुत आसान हो जाएगा स्टूडेंट्स। शुभम कह रहे हैं कि सर इसको प्रूफ के लिए यूज किया जाता है। शुभम आगे मतलब क्वेश्चंस आएंगे जहां पे इसका यूज हमको पड़ सकता है, इस फॉर्मूले का यूज पड़ सकता है। ठीक है, तो हमें अब वहां पे हम वेन डायग्राम में चेक ना करके इस फॉर्मूले को अगर हम समझ पाए तो हमारा काम आसान है। और देखिए कितना आसानी से याद रखा जा सकता है, कितना आसानी से याद रखा जा सकता है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो अभी आप क्या करो, ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उसको प्लस मान लो, ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उसको प्लस मान लो, अब ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल है उसको मल्टीप्लिकेशन मान लो। तो उस हिसाब से आप क्या करते, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी करते ना। जैसे अभी हम लोगों ने क्या बात किया था, x टाइम्स y प्लस z। तो ब्रैकेट के अंदर वाला अगर प्लस होता है, ब्रैकेट के बाहर अगर मल्टीप्लाई होता है तो हम क्या लिखते थे, x इंटू वाई प्लस x इंटू जेड लिखते थे कि नहीं? तो ठीक उसी तरीके से यहाँ पे क्या लिखेंगे, a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c लिखेंगे। a यूनियन b इंटरसेक्शन a यूनियन c लिखेंगे। ठीक है, तो इसको इस तरीके से अपन याद रखेंगे यार। सेम देखो सेकंड वाले में, सेकंड वाले अप्रोच स्टेटमेंट पे आते हो तो आप ब्रैकेट के अंदर कौन सा पार्ट दिख रहा है, ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल दिख रहा है उसको इस बार प्लस मानेंगे। पहले वाला ब्रैकेट के अंदर इंटरसेक्शन था और बाहर था यूनियन, अब अंदर यूनियन है बाहर इंटरसेक्शन है। मैंने आपको कैसे याद रखने के लिए बोला है, अंदर ब्रैकेट के अंदर जो सिंबल है उसको प्लस मानिए और ब्रैकेट के बाहर जो सिंबल है उसको इनटू मानिए, तो काम आसान हो जाएगा। ठीक है, फिर आता है डी मॉर्गन्स लॉ। इसी के ऊपर थोड़े क्वेश्चन अच्छे लेवल के बनते हैं, मतलब कह सकते हो कि इकलौता लॉ है एक तरीके से जिसका प्रूफ वगैरह भी आता है। और ये लॉ को भी याद रखना बहुत आसान है। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हो ना, ए यूनियन बी ब्रैकेट में डाला गया है और उसके ऊपर डैश दिया गया, डैश का मतलब है कॉम्प्लीमेंट लिया जा रहा है। तो इसको भी अगर हम यहाँ पे डायग्राम पे समझने की कोशिश करें, इसको भी डायग्राम पे समझने की कोशिश करें, डी मॉर्गन्स लॉ कहता है
ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो चलो हम इसको डायग्राम को ड्रॉ करते हैं, कौन हेल्प करेगा? नीरज अनम्यूट करना, तो नीरज अनम्यूट करना। हेलो। हाँ मेरे को बताओ ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट आएंगे? सर ए के सारे पार्ट आएंगे। अरे देख के बताओ डायग्राम में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। सर पहली 1 बार 2 थोड़ी कर रहे हैं। हाँ बोलो। सर 1 और 2 और 3 और 4 और बस। नीरज तुम वही हो ना जो दो क्लास पहले कैमरा ऑन हो गया तो लेट के पढ़ाई कर रहे थे? हाँ सर। तो नतीजा दिख रहा है ना आपको? हम ये सेकंड थर्ड क्लास पे हैं और अगर आप खाली ए यूनियन बी नहीं बता पा रहे हो तो शर्म आनी चाहिए आपको। और एक बार आपको सोचना चाहिए कि आप पढ़ाई कर रहे हो या घर वालों को बस बेवकूफ बना रहे हो, क्योंकि लेट के पढ़ाई करके तो यही नतीजा होता है, ये समझ जाओ। तो आप आज घर पे पढ़ने से पहले तो ये डिसाइड कर लेना कि आपको पढ़ाई कंटिन्यू करनी चाहिए कि नहीं, क्योंकि जो हार्डवर्क चाहिए ना करने के लिए वो बेयर मिनिमम हार्डवर्क भी आप नहीं कर रहे हो। आई विल बी ऑनेस्ट विद यू, अगर यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट है जो ए यूनियन भी नहीं बता पा रहा है तो आई थिंक मेरे अलावा बाकी सारे स्टूडेंट्स भी इस चीज को फील कर पा रहे हैं कि फिर वो एकदम घर पे पढ़ाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा इस चीज को सोचो कि एक्चुअली में आपको पढ़ाई करना चाहिए या फिर घर वालों के पैसे को खाली बर्बाद करना चाहिए। ओके, तो बहुत लोगों ने हैंड रेज किया है। अनामिका से सवाल नहीं पूछा गया है। जी अनामिका बताइए ए यूनियन बी के अंदर क्या आएगा? अनम्यूट कर सकते हो आप। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 राइट। अच्छा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट का मतलब फिर क्या होगा अनामिका? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है सबसे पहले ये बताओ। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? मान लो कोई भी एक सेट है, अगर हम उसका कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं तो उसका मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी तो आपने सही बताया, लेकिन हमारे पास अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है, तो अब हमको यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट का आइडिया क्लियर होना पड़ेगा ना। चलो ठीक है, आपने ए यूनियन बी तो बताया है। आदित्य से भी कुछ नहीं पूछा गया। चलो आदित्य, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है आदित्य बताओ। आदित्य अनम्यूट करो एक बार। कॉम्प्लीमेंट पता है? विवेक, चलो विवेक आप अनम्यूट करके बताइए। सर यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट सर कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कुछ नहीं होगा, एम्प्टी होगा। कैसे कह रहे हो ये चीज? कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? सर कॉम्प्लीमेंट मतलब कि सर जो चीज होगा और उसका कॉम्प्लीमेंट अगर ए में 1 2 इंक्लूड है और उसका कॉम्प्लीमेंट हो रहा है तो सर 1 2 हट जाएगा सर, केवल खाली हो जाएगा। गलत। कॉम्प्लीमेंट होता है अगर एक सेट है ए तो सेट ए का कॉम्प्लीमेंट होता है यूनिवर्सल सेट माइनस सेट ए। मतलब कि वो यूनिवर्सल सेट जैसे रेक्टेंगल होगा, उस रेक्टेंगल के अंदर अगर सेट ए आ रहा है एक छोटा सा सर्कल, तो सेट ए के अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो ए के रहते हैं। ए का कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है उसको छोड़कर बाकी एलिमेंट, तो उसको छोड़कर रेक्टेंगल के अंदर जो बाकी एलिमेंट होते हैं वो। तो आपको भी पढ़ाई करने की जरूरत है। आपका मतलब कोई भी कॉम्प्लीमेंट उठाएंगे तो उसका वैल्यू 0 ही होगा, फिर तो आप ये कह रहे हो। नो सर। तो आई थिंक उज्जवल ने चैट में रिस्पॉन्ड किया हुआ है। जी उज्जवल बताइए। यहाँ पे ए यूनियन बी का मतलब तो 1 2 3 4 5 6 से सबको पता चल गया। अब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या आएगा? सर आंसर होगा सर 7 8 9 10।
7 8 9 10 एग्जैक्टली, क्योंकि हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो रेक्टेंगल है, उस रेक्टेंगल में अल्टीमेटली 10 एलिमेंट है, 1 से लेके 10 तक। Yes. और ए यूनियन बी के अंदर कितने एलिमेंट आ रहे हैं? 1 से लेके 6 तक। तो जब आप कॉम्प्लीमेंट करोगे तो आपको उस एलिमेंट को छोड़कर बाकी एलिमेंट को देखना है। तो बाकी एलिमेंट में क्या आएगा? 7 आएगा, 8 9 10 आएगा। अब डी मॉर्गन्स लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन्स लॉ कहता है कि अगर आपको कहीं पे ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट निकालना पड़ा, तो आप उसकी जगह पे ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन को देख सकते हो। ए का कॉम्प्लीमेंट और बी का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन को देख सकते हो। तो बेटर होगा कि शेड करने से अच्छा हम खाली एलिमेंट को लिखें। एलिमेंट को भी अगर हम लिख पाए सही तरीके से तो हमारा काम बन जाएगा। जैसे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट में क्या आने वाला है? 7 8 9 10, ठीक है, ये एलिमेंट होंगे। और सेकंड वाले में क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो शिवम से भी नहीं पूछा गया। शिवम बताइएगा, अगर हमारा सेट ए है तो उसका कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे क्या होगा? एलिमेंट वाइज बताइए सर। सेट ए है और उसका क्या कॉम्प्लीमेंट बताना है, ये बताना है, ये वाला सर। तो 5 से 10 तक होगा सर। 5 से 10 तक होगा, बिकॉज सेट ए के अंदर एलिमेंट है। देखो, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अलग है। अब हम सिर्फ ए के कॉम्प्लीमेंट की बात करें तो ए के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा? यूनिवर्सल सेट में 10 एलिमेंट है, ए में 1 से 4 तक है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में 1 से 4 को छोड़कर बाकी एलिमेंट आएंगे, मतलब 5 6 7 8 9 10 आएंगे। और बी के कॉम्प्लीमेंट में क्या आएगा सर? 1 2 7 8 9 10। हाँ, तो बी में है 3 4 5 6, तो 3 4 5 6 को छोड़ देंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 1 2 7 8 9 10। तो कॉमन हिस्सा अब दोनों में क्या दिख रहा है स्टूडेंट्स? दोनों में कॉमन अगर हम ऑब्जर्व करें तो 7 8 9 10 यहाँ भी है और 7 8 9 10 यहाँ भी है। तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों का कॉमन हिस्सा। तो अल्टीमेटली इनके कॉमन हिस्से से 7 8 9 10 आ गया। तो क्या आप सबको ये चीज फील हो रही है कि ये वाला वैल्यू जो यहाँ से निकल कर आया और यहाँ से जो निकल कर आया, दोनों सेम ही वैल्यू है, दोनों सेम ही वैल्यू है। तो आप इसको क्वेश्चंस में आसानी से यूज कर सकते हो। कैसे याद रखना है हमें? हमको याद रखना है कि ए और बी का यूनियन का होल कंप्लीमेंट, होल कंप्लीमेंट मतलब पूरा यूनियन करने के बाद कंप्लीमेंट हो रहा है, दैट विल बी इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू ए का इंटरसेक्शन यूनियन बी का इंटरसेक्शन। तो आई होप सबको ये आइडिया समझ में आ रहा है। आपको वहां पे हर एक जो है ना, चाहे कम्यूटेटिव लॉ हो चाहे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो, एक बार अगर आप उसको सिर्फ वेन डायग्राम पे देख के फील कर लिए तो फिर वो फॉर्मूला यूज करना हमारे लिए बड़ा आसान हो जाता है। अगर हम उसको सीधा ऐसे ही रट्टा मार लेंगे ना तो हमारा काम नहीं हो पाएगा अच्छे से। तो अब डी मॉर्गन लॉ क्या कहता है? डी मॉर्गन लॉ देखोगे तो उसके दो ही लॉ है। एक है पहला लॉ जो कहता है कि अगर ए यूनियन बी का पूरा का अगर हम कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। और अगर सेकेंड वाले पे आए, सेकेंड वाले में ए इंटरसेक्शन बी, मतलब पहला वाला में क्या था? हम यूनियन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे थे, दूसरे वाले में क्या है? हम इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं। अंतर है दोनों में। तो अब ये क्या होगा? अब इसको याद रखना भी देखो कितना आसान है। जब पहले ए यूनियन बी का होल वो ले रहे थे तो अंदर जब रिजल्ट आया था तो साइन पलट गया था। तो यहाँ पे अगर अंदर इंटरसेक्शन है तो इधर क्या आएगा? यहाँ पे साइन पलट जाएगा, आएगा यूनियन। अच्छा, इधर हमारा ए और बी था तो राइट साइड में उसका कॉम्प्लीमेंट आ गया था, तो इधर भी आपको उसका कॉम्प्लीमेंट डालना है। तो बड़ा आसानी से याद रहेगा कि नहीं? अब बड़ा आसानी से याद रहेगा। अगर ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और अगर ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं दैट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। दोनों को घर पे ना उस डायग्राम में चेक कीजिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। आई थिंक अब सबको पता चल रहा है। आदित्य, अब कॉम्प्लीमेंट का अगर मीनिंग नहीं पता था तो अच्छी बात नहीं है, बिकॉज कॉम्प्लीमेंट हमने आज नहीं पढ़ा है। एक बार आपको दोबारा अगर सेट्स के लेक्चर 3 पे लेके जाओ, ये देखो यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट हम पढ़े हुए हैं। अल्टीमेटली गाइस, अगर आपने लास्ट क्लास मिस किया हुआ है किसी ने भी,
तो अब देखो जैसे ये स्लाइड में आप सबको दिख रहा है मैंने कितने स्लाइड्स रखे हुए हैं, 22 पेजेस है। अभी मैं किस पेज पे हूं, अभी मैं पेज 5 पेज 6 पे हूं। तो तैयारी में ज्यादा करके आ रहा हूं बट यहाँ पे मैं उतना नहीं पहुंच पा रहा हूं। अब यहाँ अगर आपको वो चीजें भी नहीं पता होंगी तो क्लास ऑब्वियसली डिले होगा। नेक्स्ट, आइडेंटिटी लॉ। गुलशन ने हैंड रेज किया जी, गुलशन बताइए। सर यूनिवर्सल सेट की जगह एक और वाला सेट है वो कैसे हो जा रहा है? कौन सा? इंटरसेक्शन वाला पहला है ना, ए यूनिवर्सल बी डैश, तो यहाँ पे यूनिवर्सल की जगह फिर सर इंटरसेक्शन। सबसे पहले गुलशन फिर वही बात है, यहाँ पे जब हम दो सेट के बीच में यू लिखते हैं तो हम उसको यूनिवर्सल तो बोलते ही नहीं है, वो तो यूनियन होता है। आप भी थोड़ा घर पे पढ़ाई करो पहले अच्छे से। यूनिवर्सल वर्ड हम कहाँ यूज करते हैं? यूनिवर्सल जब हम लोग खाली यहाँ पे मान लो एक क्वेश्चन है जहाँ पे यू लिखा हुआ है, तो यू लिखने का मतलब वो यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट कर रहा है। लेकिन अगर हमने ए और बी लिख दिया तो अब हम दो सेट का यूनियन कर रहे हैं। भले हम यूनिवर्सल सेट को यू से रिप्रेजेंट करते हैं और ये भी कहीं ना कहीं यू जैसा ही दिखता है यूनियन का साइन, बट अगर आपको यही लॉजिक में अगर डाउट है अभी तो आप भी घर पे नहीं पढ़ाई कर रहे हो अच्छे से। पूछो क्या सवाल है आपका। बोले सर ए यूनियन बी डैश है ना, तो जब दूसरे साइड लिखे थे यूनियन की जगह इंटरसेक्शन कैसे हो गया? अभी थोड़ी देर पहले मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया था ना। आप इसी टाइम पे रिकॉर्डिंग देखना, लगभग कितना 1 घंटा 70 मिनट के आसपास पे रिकॉर्डिंग देखना। आपको जो सवाल आप पूछ रहे हो वो मैंने थोड़ी देर पहले, सिर्फ 2 मिनट पहले पूरा एक्सप्लेन किया। लोगों ने अनम्यूट कर करके अपना वो रखा था, अभी प्रूव किया, अभी के अभी, मतलब जस्ट 2 मिनट पहले पूरा, मतलब ये पूरा वहां पे एलिमेंट लिख लिख के किया है। तो आई थिंक आप शायद सेशन में नहीं थे उस टाइम पे, फोन चला के कहीं निकल गए होंगे या आप ध्यान नहीं दे रहे थे। सिर्फ 70 मिनट की रिकॉर्डिंग देखना, आपको खुद ही शायद शर्म आ जाएगा फिर जो आप सवाल अभी पूछे हो। अभी सिर्फ 2 मिनट पहले करके मैं इस स्लाइड पे वापस आया हूँ। एंड ट्रस्ट मी, इस टाइप का सुनकर कैसा लगता है कि क्या क्या पढ़ा रहा हूँ मैं। आई मीन इतना भी नहीं ध्यान दे रहे हो। देखो चैट में 3-4 लोगों ने लिखा, अभी तो प्रूफ किया सर आपने। देखो सवाल अच्छे पूछोगे, डाउट्स आ रहा है, दैट इज कंप्लीटली फाइन, बट इफ यू आर आस्किंग समथिंग व्हिच वी जस्ट एक्सप्लेन जस्ट 2 मिनट्स बैक एंड आप इस तरीके से सवाल पूछे हो कि आपको पता ही नहीं कि मैंने एक्सप्लेन किया, मैंने सीधा इस फॉर्मूले को लिख दिया। मैं हर एक यहाँ पे ये सारे चीजों का मैं प्रूफ दिखा रहा हूँ बार बार। प्रूफ आप बुक्स वगैरह में पढ़ोगे ना, आपको कहीं पे भी प्रूफ नहीं दिखता, सीधा फॉर्मूला लिखते हो, सीधा क्वेश्चन पे आ रहे हैं। मैं आपको वापस से वेन डायग्राम पे ले जा रहा हूँ, समझा रहा हूँ कि देखो फॉर्मूला ऐसे काम करता है, ताकि आपको कभी अब अगर कंफ्यूजन भी आए तो आपको याद होगा कि सर ने इसको वेन डायग्राम से दिखाया था, एलिमेंट लिख लिख के हम वहां पे क्लियर हो गए थे। नेक्स्ट, आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या कह रहा है, इसको आप अगर याद नहीं भी रखोगे तो भी सबका आंसर सेम आएगा। ए इंटरसेक्शन यूनियन, ए इंटरसेक्शन यूनिवर्सल सेट। तो एक सेट है ए और एक है उसका यूनिवर्सल सेट। अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन ले रहे हैं तो यूनिवर्सल सेट के अंदर तो सारे एलिमेंट है और यूनिवर्सल सेट हमारा रेक्टेंगल है और ए हमारा छोटा सा सेट है। जैसे कि अगर वापस से हम उस डायग्राम पे चले तो जैसे ये यूनिवर्सल सेट हमारा रेक्टेंगल हो गया और हमारा जो छोटा सा सर्कल है, ये छोटा सा सर्कल मेरा सेट ए का हो गया। तो अगर हम सेट ए और यूनिवर्सल सेट का इंटरसेक्शन ले रहे हैं, इंटरसेक्शन का मतलब क्या हुआ, कॉमन हिस्सा ही हुआ। इंटरसेक्शन का मतलब यहाँ पे कॉमन हिस्सा हुआ, तो कॉमन हिस्सा क्या लिखोगे, ए ही लिखोगे ना, तो इसीलिए ए इंटरसेक्शन यू का वैल्यू ए लिखा जाएगा। नेक्स्ट क्या है, ए यूनियन 5। अब यूनियन में क्या होता है गाइस, एक जगह पे 4 एलिमेंट है, उधर नया 5 एलिमेंट है, तो यूनियन में हम 9 एलिमेंट लिखते हैं। तो ए यूनियन 5 में क्या होगा, ए सेट के अंदर मान लो कुछ एलिमेंट था, 5 तो एक नल सेट होता है जिसके अंदर कोई एलिमेंट नहीं है। तो जब आप इन दोनों का यूनियन करोगे तो इट्स लाइक कि आपके पास 5 रुपए थे और उसके पास कुछ रुपए नहीं थे, यूनियन किया, दोनों के पैसे को ऐड किए तो कितने रहेंगे, 5 रुपए रहेंगे। तो यहाँ पे भी ए यूनियन 5 का वैल्यू इसलिए ए रखा गया है। ठीक है, यूनियन और इंटरसेक्शन को बस कॉमन
इंटरसेक्शन मतलब कॉमन और यूनियन मतलब एडिशन, ऐसे याद रखो, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट तो ऑलरेडी हम देख चुके हैं क्या होता है। अब ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट, अगर आपके पास एक सेट है ए, अगर आप उसको उसके कॉम्प्लीमेंट से ही इंटरसेक्शन यूनियन ले रहे हो, आप जैसे कि मान लो कि एक सेट है, एक यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर एलिमेंट है 1 से लेकर 10 तक। जैसे यहीं पे वापस आ जाओ इस डायग्राम पे, इस डायग्राम में देखो यूनिवर्सल सेट के अंदर एलिमेंट कहां से कहां तक है, 1 से लेकर 10 तक। ए के अंदर कौन सा एलिमेंट है, 1 से लेकर 5 तक। तो अगर हम ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट देख रहे हैं, तो सबसे पहले आप देखो कि ए के अंदर एलिमेंट कौन सा था, ए का एलिमेंट था 1 से लेकर 5 तक। फिर यूनियन में कौन सा एलिमेंट आएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट आएगा। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब बाकी एलिमेंट्स जो यू में है और ए में नहीं है, तो वो कौन से आएंगे, वो आएंगे 6 से लेकर 10 तक, है ना। ए के कॉम्प्लीमेंट पे आएगा 6 to 10। तो 1 से लेकर 5 और 6 से लेकर 10 का यूनियन करोगे, जोड़ोगे, तो आपके पास फाइनली क्या आने वाला है, 1 to 10 ही आएगा। और 1 to 10 आपका क्या था, दैट वाज यूनिवर्सल सेट। हाँ उज्जवल बताओ, हैंड रेज हुआ है। सर ए में तो 1 to 4 ही ना होगा, 1 to 5 कैसे होगा? अच्छा अच्छा, जल्दी जल्दी में मैंने उसको 1 to 5 लिख दिया था। 1 to 4, यहाँ पे भी 4 5 हो जाए, यस। हाँ, तो अगर यहाँ पे 1 to 4 एलिमेंट है, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में कहां से कहां तक एलिमेंट होगा, 10 में से पहला 4 निकल गया, बचा कितना, 6, 5 से 10, तो उसके कॉम्प्लीमेंट में 5 से 10 होगा। तो अल्टीमेटली एक जगह में 1 से 4 है, दूसरे जगह में 5 से 10 है, तो हम इसको ऐड किए तो टोटल कितना हुआ, ऐड करोगे तो 1 से 10 ही निकल कर आएगा। तभी भी मेरा आंसर क्या है, यूनिवर्सल सेट आने वाला है, ठीक है। तो इसका भी प्रूफ हो गया अपना डन। ये जितने भी आपको वहां पे दिख रहे हैं ना, खुद एक एक बार अगर खाली सेट्स पे लगा लोगे, कुछ इसी 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 डायग्राम को देख देख के सोच लोगे कि ये कैसे हो रहा है, बस वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करेगा। तो यहाँ पे ए यूनियन ए का कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। ध्यान से देखो तो थोड़ा सा यूनियन का सिंबल को थोड़ा सा अलग है, यू लिखा हुआ है थोड़ा सा अलग है, ठीक है। नेक्स्ट इज ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट। अब आपको पता है कि ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी सेम नहीं होता है, ए और ए का कॉम्प्लीमेंट में कुछ भी सेम नहीं होता है। तो उसके इंटरसेक्शन में कुछ आएगा क्या, उसके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा। तो अगर उसके इंटरसेक्शन में कुछ भी नहीं आएगा, तो आंसर में क्या लिखेंगे, 5 लिखेंगे। एंड लास्टली ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, आप सोचो कि एलिमेंट है 1 से 10 यूनिवर्सल सेट में, और ए में एलिमेंट है 1 से लेकर 4। आप पहली बार जब कॉम्प्लीमेंट लोगे तो आपके पास एलिमेंट आएगा 5 से 10। अब उसका जब दोबारा कॉम्प्लीमेंट लोगे तो 5 से 10 हटेगा, वापस 1 से 4 पे आ जाओगे। तो इसीलिए ए का कॉम्प्लीमेंट का होल कॉम्प्लीमेंट की वैल्यू कितनी है, दैट कम्स आउट एज ए, ठीक है। एंड लास्ट इज आइडेम्पोर्टेंट। आइडेम्पोर्टेंट वर्ड बस आप कहीं ना कहीं मैथ्स में हम कहाँ यूज करते हैं कि जब कोई चीज में हमने कुछ आइडेम्पोर्टेंट को आप ऐसे सोचो कि जो उसका वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है, जो उसके वैल्यू को चेंज नहीं कर रहा है। जैसे अगर हम ए को ए के साथ ही इंटरसेक्शन लेंगे तो ए आएगा, एक सेट को अगर उसी के साथ इंटरसेक्शन करोगे तो वही सेट आएगा, और उस सेट को अगर उसी के साथ यूनियन भी करोगे तो भी वही आने वाला है ना। तो आइडेम्पोर्टेंट लॉ आपका यही हो जाएगा। आप अगर लॉ भूल जा, आइडेम्पोर्टेंट बोलना भूल जाते हो, लेकिन अगर आपको ये याद है कि ए यूनियन ए इज इक्वल टू ए एंड ए इंटरसेक्शन ए इज इक्वल टू ए, तो भी आपका काम बन जाएगा। आपको याद रखने की जरूरत नहीं आइडेम्पोर्टेंट वर्ड, आपको मेन इसमें कौन सा याद रहना चाहिए, डी मॉर्गन्स लॉ याद रहना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन वगैरह में कभी कभार लिखा हुआ रहता है यूजिंग डी मॉर्गन्स लॉ। बाकी सारे वर्ड्स आप शायद नहीं सुनो, लेकिन हाँ हम सबको हमें यहाँ पे हर एक चीज पता होना चाहिए कि ओके ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है। यहाँ पे हमारा कोई गलती नहीं होना चाहिए किसी तरीके से। हाँ एनसीईआरटी सॉल्व करना, परफेक्ट। 11:20 हो रहा है, अभी हम आज ज्यादा कंटेंट पे पहुंच ही नहीं पाए। नेक्स्ट गाइस, ये फॉर्मूला है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट्स, ये कार्डिनलिटी वाला क्वेश्चन हो गया, और यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब इसको हम कह सकते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट। मतलब इस टॉपिक, इस चैप्टर से, सेट्स चैप्टर से अगर आप पूछोगे सर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो ये दो फॉर्मूलाज है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट। जेई में आधे से ज्यादा क्वेश्चन खाली इसी के ऊपर आए हुए हैं। हो सकता है कि इन सबको सॉल्व करने के लिए आपको पीछे के कॉन्सेप्ट लगे, लेकिन ये ही दो फॉर्मूलाज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी आऊंगा उज्जवल उसके ऊपर। हाँ गुलशन।
सर पीछे वाला स्लाइड में जो करवाए थे ए यूनियन ए बराबर ए, कैसे हुआ सर? क्या? ये नीचे 7 नंबर से। अच्छा, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछता हूँ। एक सेट है ए, उसके अंदर मैंने एलिमेंट लिया है 1 2 3 4। अब अगर मैं ए यूनियन ए लिखूंगा, इसका मतलब क्या हुआ? बताओ तो खुद से थोड़ा, इस सेट के बेसिस पे बताओ क्या लिखूंगा उसके लिए। 1 2 3 4 1 2 3 4 यूनियन 1 2 3 4 यही लिखूंगा। यस सर। ठीक है, अब हम दोनों का अगर यूनियन कर रहे हैं, यूनियन का मतलब होता है जोड़ना, मतलब यस सारे एलिमेंट को लिखना। अब आपको क्या दिख रहा है कि दोनों जगह सेम एलिमेंट है, तो हम जब जोड़ेंगे तो हम तो ऑब्वियस ही बात है 1 1 2 2 3 3 4 4 तो नहीं लिखेंगे, हम वहां पे रिपीटिशन नहीं करते, तो हमारा यूनियन में क्या आने वाला है बताओ? 1 2 3 4 1 2 3 4 आने वाला है। तो अल्टीमेटली वैल्यू कितनी हुई? ए ही रहा। इसमें सर सेट फिनिट होता है या इनफिनिट होता है? एक कोई ही भी सेट। सेट हो, कोई भी सेट हो, चाहे फाइनाइट सेट हो चाहे इनफाइनाइट सेट हो। अगर मैंने यहाँ पे ये चीज लिखी नहीं है कि ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है, मतलब ये सब चीजों के लिए काम करेगा। यस सर यस। मृगंक, आपको 2 और 3 सेट से ऊपर वो पूछते ही नहीं है। जेई में 2 और 3 सेट से ऊपर पूछते ही नहीं है। कैट में आता है, कैट में आता है 4 सेट का। जेई से बात करें तो मैक्सिमम 3 सेट्स। ठीक है, तो गाइस अब देखो ये फॉर्मूला मैंने सबका प्रूफ भी रखा हुआ है आगे वाले स्लाइड में। एन ऑफ ए यूनियन बी, ए और बी का यूनियन में कितने एलिमेंट होंगे? सो दैट इज इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। और तीसरा फॉर्मूला, सेकंड फॉर्मूला जो है वो 3 सेट्स के यूनियन में आ रहा है, ए यूनियन बी यूनियन सी। तो यहाँ पे आपको याद रख लो, कैसे याद रखोगे? पहले एक एक सेट के एलिमेंट को ऐड किया है, फिर माइनस 2 सेट का इंटरसेक्शन, माइनस 2 सेट का इंटरसेक्शन, अब प्लस 3 सेट का एडिशन। अब 3 ही सेट था तो उसका एक ही पेयर बना। तो कैसे याद रखेंगे फॉर्मूला? ए बी सी का यूनियन का जब नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकाल रहे होंगे तो पहले ए बी सी एक एक सेट उठाएंगे, माइनस 2 सेट का इंटरसेक्शन प्लस तीनों सेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने सबका प्रूफ रखा हुआ है ताकि आपको ये समझ में आए अच्छे से। अब जैसे कि ए यूनियन बी का वैल्यू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी रखा हुआ है। तो आप देखो कि ये रेक्टेंगल मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया। ये पहला सर्कल ए के लिए और दूसरा सर्कल सेट बी के लिए। अब पहला सर्कल के अंदर एलिमेंट है x1 x2। ठीक है, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एन ऑफ ए है x1 x2 और एन ऑफ बी है x2 प्लस x3। अब x2 जो ऐसा है कि a में भी बिलोंग कर रहा है और b में भी बिलोंग कर रहा है, तो उस हिसाब से मेरा a इंटरसेक्शन b का वैल्यू क्या हो जाएगा? उस हिसाब से मेरा a इंटरसेक्शन b का वैल्यू हो जाएगा x2। अब मेरा ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला का राइट हैंड साइड पे अगर आए, इस फॉर्मूला का राइट हैंड साइड पे आए तो बन रहा है एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये बन रहा है। तो मैंने क्या किया कि राइट हैंड साइड यहाँ पे रखा हुआ है, अब उसमें वैल्यू पुट करना शुरू करो। तो एन ए का मतलब होता है सेट ए के अंदर कौन से एलिमेंट है। तो सेट ए के अंदर हमने रखा है x1 और x2, तो ये देखो x1 प्लस x2 लिखा गया। फिर एन बी के अंदर क्या है? बी के अंदर जो एलिमेंट है दैट इज x2 प्लस x3। और फिर आपको फॉर्मूला क्या कह रहा है? माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करने के लिए। तो एन ए इंटरसेक्शन बी में x2 आ रहा है तो माइनस कर दिया। तो देख सकते हो कि 2 x2 था, एक x2 कट गया, तो आपके पास क्या बचा फाइनली? x1 प्लस x2 प्लस x3 बचा। लेकिन x1 प्लस x2 प्लस x3 एक्चुअली में क्या होता? वो तो a यूनियन b के एलिमेंट्स है, वो तो a यूनियन b के एलिमेंट्स है। तो आई थिंक ये फॉर्मूला आपको इजीली समझ में आ गया होगा कि इट इज प्रॉपर्ली करेक्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिकली हम इसमें a इंटरसेक्शन b को माइनस क्यों करते हैं? क्योंकि x2 जो है वो दोनों सेट में आ गया। अगर आप अगर na प्लस nb करते हो, na प्लस nb करते हो, तो वहां पे x2 जो है वो दोनों जगह पे कॉमन दिख रहा था, तो हम 2 बार तो नहीं लिखेंगे सीधा एडिशन कर रहे हैं, तो उसको एक बार हटाना पड़ेगा, इसीलिए एक बार वहां पे माइनस हुआ है, इसीलिए एक बार माइनस हुआ है। प्रूफ नहीं पूछता है, प्रूफ किसी का भी नहीं पूछता है आपको, लेकिन अंडरस्टैंडिंग जरूरी है। क्वेश्चंस वगैरह में इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरत पड़ती है। जहां पे प्रूफ का यूज इनडायरेक्टली क्वेश्चन में होगा वो प्रूफ मैं बताता हूं, और जहां पे प्रूफ का यूज नहीं होता है कहीं पे भी, तो मैं सीधा बोलता हूं फॉर्मूला याद करने के लिए। ठीक है, सिमिलरली 3 सेट का,
तीन सेट में क्या है, n ऑफ a इंटरसेक्शन b यूनियन a यूनियन b यूनियन c। अब इसका ये जो स्क्वायर बना हुआ है ये अपना यूनिवर्सल सेट के लिए हो गया। अब a1 के अंदर ध्यान से देखो, a सेट के अंदर हमने एलिमेंट रखा है x1 x2 x4 x5, b के अंदर रखा है x2 x3 x5 x6 और c के अंदर रखा हुआ है x4 x5 x6 x7। तो ये कहीं ना कहीं वो कॉमन हिस्से जो है ना, वो कॉमन हिस्से मतलब आप यहाँ पे सारे एलिमेंट्स से पूरा डायग्राम क्लियर होगा सबको। अब खाली इस फॉर्मूला में, फॉर्मूला का जो राइट हैंड साइड है, इस फॉर्मूला का राइट हैंड साइड में हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। तो फॉर्मूला के राइट हैंड साइड में आप जैसे वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास लास्ट में ये a यूनियन b यूनियन c खुद निकल कर आएगा। पुट करके घर पे देखिएगा, डायग्राम बना दिया है, आपको खाली वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना है, ठीक है। एंड यू हैव टू रिमेंबर द फॉर्मूला। तो चलो अब थोड़ा एक क्वेश्चन करते हैं, इसी क्वेश्चन के साथ हम क्लास को एंड कर देंगे। In a class of 30 students, 16 passed in maths, 12 passed in physics and 9 passed in both। तो मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं। पहले उसके लिए हम एक रेक्टेंगल बनाएंगे, क्योंकि क्लास में 30 बच्चे हैं जिसमें से कुछ बच्चे हैं मैथ्स में पास किए, कुछ फिजिक्स में पास किए और कुछ दोनों में पास किए। तो एक रेक्टेंगल बना के पहले हमने ये यूनिवर्सल सेट के लिए यूज कर लिया। तो u इज इक्वल टू 30 स्टूडेंट्स, और इसके बाद एक सर्कल बनाया मैथ्स के लिए, एक सर्कल बनाया फिजिक्स के लिए। तो ये अपना मैथ्स वाला हो गया और ये अपना फिजिक्स वाला हो गया। अब मैथ्स के अंदर 16 लोग थे और फिजिक्स के अंदर 12 लोग थे, लेकिन 9 ऐसे हैं जो दोनों में आए हुए हैं। तो देखो कैसे फिल करना चाहिए। पहले बीच वाला वैल्यू लिख दो। अब मैथ्स के अंदर टोटल कितने थे, मैथ्स के अंदर टोटल 16 लोग थे। तो 16 में से 9 तो यहाँ निकल गए, तो 16 में से 9 अगर यहाँ निकल गए तो बचे कितने, बचे 7। तो 7 कितने होने चाहिए थे, यहाँ पे आने चाहिए थे। सिमिलरली फिजिक्स पे आइए, फिजिक्स में टोटल 12 लोग हैं, फिजिक्स में टोटल 12 लोग हैं और 12 में से 9 यहाँ पे आ गए, तो कितने बचे, 3 बचे। तो 3 को कहाँ लिखोगे, 3 को यहाँ लिखोगे। इस तरीके से अगर आप वेन डायग्राम बनाना सीख गए तो क्वेश्चन सॉल्व। बिकॉज अब सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु फेल्ड इन बोथ। आपको उन बच्चों के बारे में बताना है जो दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हैं। तो अभी हमको क्या दिख रहा है, हमको दिख रहा है 7 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ मैथ्स में पास किए हैं, 9 ऐसे बच्चे हैं जो कि मैथ्स और फिजिक्स दोनों में पास किए, और 3 ऐसे बच्चे हैं जो सिर्फ फिजिक्स में पास किए। तो अगर हम इनको जोड़ते हैं 7 + 9 16, 16 + 3 19, तो 19 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। 19 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए हैं। तो 30 में से 19 ऐसे हैं जो कम से कम एक सब्जेक्ट में पास हुए, तो बाकी 11 कौन होंगे, बाकी 11 वो होंगे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हैं, है ना। बाकी 11 होंगे जो दोनों के दोनों सब्जेक्ट में फेल किए हैं। शुभम कह रहे हैं कि सर इसको फॉर्मूला से सॉल्व कीजिए। चलो फॉर्मूला से तो सॉल्यूशन रखा हुआ है अगले स्लाइड में। अच्छा नहीं है, चलो यहाँ पे मैं आपको एक बार फॉर्मूला भी दिखा देता हूँ। तो n of m number of students who passed in maths, this value is 16. फिर n of p number of students who passed in physics, this value is 12. and then n of m intersection p, इन दोनों का इंटरसेक्शन में कितने लोग हैं, 9 लोग हैं। तो हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, हम सबसे पहले निकालेंगे n of m intersection p, m intersection यूनियन p। यूनियन p का मतलब है वो बच्चे जो या तो मैथ्स में पास किए या फिजिक्स में पास किए। तो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि दैट इज इक्वल टू n of m प्लस n of p माइनस n of m इंटरसेक्शन p। तो अब अगर हम वैल्यू पुट करें तो 16 + 12 - 9, 16 + 12 हो गया 28, 28 - 9 हो गया 19। वहां पे भी मैंने 19 बोला था। तो ये 19 कौन से बच्चे हैं, ये 19 वो बच्चे हैं जिन्होंने या तो मैथ्स में पास किए हैं या फिजिक्स में पास किए या दोनों में पास किए। लेकिन आपसे सवाल पूछ रहा है दोनों में फेल, आपसे सवाल पूछ रहा है दोनों में फेल। मतलब आपको क्या चाहिए, आपको इसका एक तरीके से चाहिए कॉम्प्लीमेंट, आपको चाहिए एक तरीके से इसका कॉम्प्लीमेंट। तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट माइनस n of m इंटरसेक्शन यूनियन p। तो यूनिवर्सल सेट के अंदर मतलब 30 बच्चे थे, तो 30 - 19 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा।
30 माइनस 19 11 हो जाएगा। मृगांक, I have all these questions in the slide. थोड़ा सा what I feel from your side मृगांक, पेशेंस नाम की चीज थोड़ी सी लैकिंग है। हमने शुरू किया, हमने 2 सेट वाले रखे, आपने 3 सेट वाला क्वेश्चन दिया। लेट मी शो यू। यहीं पे फिर से मैंने 2 सेट रखा था, क्योंकि पहले आप 2 सेट का 2-3 क्वेश्चन करोगे, फिर 3 सेट पे रखोगे। ये भी 2 सेट का क्वेश्चन है, और उसके बाद ये आ गया 3 सेट का, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। तो अब 3 सेट का ये देखो क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने। तो आप मतलब कि ठीक है, यू आर एक्टिव, बट यू नीड टू हैव पेशेंस। एक ऑर्डर में चीजें चलती है। अगर आप 2-4 क्वेश्चन जब तक 2 सेट वाले खुद से सॉल्व नहीं कर पाओगे, आपसे 3 सेट वाला ऐसे भी सॉल्व नहीं होने वाला। ठीक है, तो क्वेश्चंस का ऑर्डर जब मैं वो टॉपिक पढ़ा दूं, जब उस कॉन्सेप्ट को पढ़ा दूं, फिर अगर आप वो क्वेश्चन पूछते हो तो इट कंप्लीटली मेक्स सेंस। बट अगर आप आगे का क्वेश्चन पहले ही पूछ रहे हो तो फिर वो क्या दिखा रहा है? ईदर you don't understand the situation or you are trying to test me. दोनों में से कोई एक चीज होती है, और टेस्ट करने वाले पोजीशन पे तो हो नहीं, बिकॉज ऑब्वियस ही बात है, आई हैव प्रूव्ड माई सेल्फ इन द लास्ट 1 month दैट आई हैव मोर नॉलेज देन यू, राइट? तो थोड़ा सा पेशेंस रखो। आई ऑलरेडी प्लान कि मैं आज क्लास में कैसे पढ़ाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ में आए। जनरली आप सोचो कि हर क्वेश्चन का मैं सॉल्यूशन भी रख रहा हूँ, ताकि किसी को किसी रीजन से अगर मैं क्लास को एंड नहीं कर पाया तो स्टूडेंट्स को सॉल्यूशन मिल जाए। हर क्वेश्चन का देखो सॉल्यूशन रखा हूं कि अगर किसी रीजन से क्लास कंप्लीट नहीं हो पाया, जितना प्लान किया नहीं हो पाया, स्टिल अगर मैं वो क्वेश्चन रख दूंगा तो आपको मिलेगा। चलो फिर गाइस, इट्स 11:30। आज का सेशन आई डिडंट लाइक बिकॉज सम ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट रिस्पॉन्डेड एट ऑल। टू बी वेरी ऑनेस्ट, क्लास में आज हमने बहुत कम कॉन्सेप्ट कवर किया है, ठीक है? एंड मैं अभी इस स्लाइड के अंदर कुछ क्वेश्चन है जो मैं आपको साथ ही में रहने दूंगा। यू विल सॉल्व एंड वेरीफाई द सॉल्यूशन। सब कुछ यहाँ पे रखा हुआ है, ठीक है? यहाँ तक रखूंगा, इसके आगे का हटा दूंगा। वर्कशीट आपको ग्रुप पे मिल जाएगा, आपको कौन से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बट लेट मी टेल यू, अगर आप जेई पॉइंट ऑफ व्यू से देखना चाहते हो, लेट मी टेक यू थ्रू द क्वेश्चंस। अच्छा, ये नहीं है, जेई के भी क्वेश्चंस कुछ भेजूंगा, ठीक है? बट ये जब तक ये फॉर्मूला का यूटिलाइजेशन हमें नहीं पता चलता, आप जेई में सेट के क्वेश्चन ऑलमोस्ट करने के पोजीशन में नहीं रहोगे, ठीक है? तो काम क्या क्या आपको सॉल्व करना है मैं आपको खुद बता दूंगा। एज ऑफ नाउ एंडिंग द सेशन, रिकॉर्डिंग विल बी अपलोडेड इन 1 hour। ये नोट्स जो है अगले 10 मिनट के अंदर आपके ड्राइव पे चली जाएगी। ओके, चलो फिर, थैंक यू एवरीवन, एंडिंग द सेशन, मिलते हैं अगली क्लास में।